बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो कानून शहादत ऑर्डर के हवाले से, इनफैक्ट हम जुडिशरी के हवाले से हमारा पेपर 4 है जनरल लॉ का। जनरल लॉ के पेपर को हम तैयार करने के लिए उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एवेल्यूएट कर रहे हैं। तो किसी भी पेपर को तैयार करने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज़ पता हो कि उसके डिवीज़न ऑफ मार्क्स क्या है, उसमें जो पोर्शंस हैं वो किस तरह हैं। यार ये दरवाज़ा खोल दो। उसके पोर्शंस किस तरह हैं, उसकी डिवीज़न ऑफ मार्क्स जो है वो किस तरह है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल जो सब्जेक्ट्स आएंगे, एक तो कानून शहादत ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद सेकंड जो सब्जेक्ट इसमें आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन है, थर्ड सब्जेक्ट हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स है, और उसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 है। अब टाइम शॉर्ट है, सब लोगों को पता है कि विद इन 10 to 15 डेज़ हमारे ये पेपर होने हैं। तो हमने ये चीज़ देखनी है कि इस 10 से 15 दिन के कम से कम वक्त में किस तरह इस पेपर की तैयारी हो सकती है। तो हमने सबसे पहले वेटेज देखनी है कि कौन सा सिलेबस कितना है और एग्जामिनेशन में उसकी वेटेज कितनी है। हम सबको पता है कि कानून शहादत आर्डर 166 आर्टिकल्स हैं, और अगर हम इसको A to Z पढ़ें तो ये मेरे ख्याल में 2 से 2.5 घंटे बड़े आराम के साथ, ये 40 to 50 पेज है जिनको आप 2 से 2.5 घंटे में रीड आउट कर सकते हैं। तो इसकी जो वेटेज है इस पूरे पेपर में वो सबसे ज़्यादा है। 3 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 2 क्वेश्चंस यानी कि 40% जो सिलेबस है जनरल लॉ का वो कहाँ से आएगा, कानून शहादत ऑर्डर। और 3 पेज हैं आपके सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस के जिसके 2 सवाल आएंगे, और हमने कितने सवाल करने होंगे इसके, 1। तो 20% जो वेटेज है वो हमारे पास सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस की। अगर आप पेपर को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो एक छोटी सी चीज़ जहन में रख लें, और वो ये है कि हर पेपर के 3 सवाल पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बाकी आप पूरे सिलेबस पे जैसे मर्ज़ी कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन 3 क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो विदाउट एनी कंप्रोमाइज़ होने चाहिए। यानी कि आप सबको पता है कि एक पेपर में पासिंग मार्क्स कितने हैं हमारे, 40%। एग्रीगेट में कितनी चाहिए होती है, 50 एग्रीगेट चाहिए होती है। ये जो हमने 40% का पासिंग मार्क ये अटेन करना है, इसके लिए अगर 3 क्वेश्चंस आपके अप टू द मार्क हों तो आप बड़े आराम से 35 से 40 जो मार्क्स हैं वो 3 क्वेश्चंस में ले लेते हैं। और 2 एडिशनल क्वेश्चंस जब आप कुछ भी उसमें लिख दें तो ना करते आपको वो 50 मार्क्स क्या करवा देगा, क्रॉस। तो इसके लिए आपने QSO और सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस इनके ऊपर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ आपने नहीं करना। सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस हम पढ़ चुके हैं, आज कानून शहादत ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। अब कानून शहादत ऑर्डर की तरफ चलने से पहले एक बार आप इसके पास पेपर देखें। पास पेपर डज नॉट मीन कि हमने उसको तैयार कर लिया तो हमारा पेपर तैयार हो गया। पास पेपर का मतलब ये है कि हम अगर उसको इवेलुएट करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि किस किस्म के सवाल आते हैं, क्या कोई क्वेश्चन रिपीट होता है कि नहीं होता, या जनरली एक डिवीज़न ऑफ बुक होती है। जो एक अच्छा एग्जामिनर होता है जिसको एग्जामिनर कहते हैं, हमारे मुल्क में पढ़े लिखे एग्जामिनर नहीं हैं। हमारे मुल्क में एग्जामिनर है बाई चांस। पढ़ा लिखा एग्जामिनर होता है, उसको पता होता है कि अगर कोई भी बुक जिसका वो इम्तिहान ले रहा है उसको डिवाइड करके अगर 3 क्वेश्चंस है तो एक फर्स्ट पोर्शन, एक सेकंड पोर्शन और एक थर्ड पोर्शन। अगर 166 आर्टिकल्स हैं तो जो अच्छा एग्जामिनर होगा वो पहले 55 में से एक क्वेश्चन बनाएगा, फिर 110 तक एक क्वेश्चन बनाएगा और फिर लास्ट में से एक क्वेश्चन बनाएगा। ये अच्छे एग्जामिनर की अलामत होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, या तीनों सवाल आर्टिकल 160 से ऊपर अगले 3 आर्टिकल से होंगे, या तीनों के तीनों पहले 17 आर्टिकल में से आ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है सबसे। और पैटर्न जो नया आपको पता है स्टार्ट कब से हुआ, 2017। उससे पहले जो पैटर्न था वो ओल्ड पैटर्न था, प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस, और न्यू पैटर्न जो रिवाइज सिलेबस के साथ हमारे पास आया वो 2017 के बाद आया। इसको अगर हम एवेल्युएट करें 2017 से ऑनवर्ड तो हमारे पास यहाँ पर जो 2017 में 3 क्वेश्चंस आए थे वो कहता है जी कि जेन्युइननेस ऑफ लेटर इज़ इन डिस्प्यूट, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ एविडेंस दैट मे बी लेट बिफोर द कोर्ट टू प्रूव द हैंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें उसने कहा कि जनाब जेन्युइननेस ऑफ लेटर ये इन डिस्प्यूट है, और इनफैक्ट उसने हमसे मांगे क्या हैं, मोड्स ऑफ प्रूविंग हैंड राइटिंग। अब अगर हम बात करें मोड्स ऑफ प्रूविंग हैंड राइटिंग तो हमारे पास कानून शहादत आर्डर में डायरेक्ट प्रोविजंस मौजूद हैं। आर्टिकल आप 79 एंड ऑनवर्ड देखेंगे तो वहाँ पर आपको मोड्स ऑफ प्रूविंग हैंड राइटिंग के हवाले से डायरेक्ट प्रोविज़न मिल जाएंगी कि किस तरह किसी भी हैंड राइटिंग को प्रूव किया जा सकता है। तो ये मिड से एक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट द लिस्ट 5 प्रिंसिपल क्लासेस ऑफ फैक्ट। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन अक्सर लोग इसमें क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि 5 प्रिंसिपल फैक्ट्स जो कि डिक्लेयर किए गए हैं रेलेवेंट,
5 प्रिंसिपल फैक्ट्स जो कि रेलेवेंट डिक्लेयर किए गए। अब इसमें क्या है, उसने लफ्ज़ लिख दिया है 5 प्रिंसिपल फैक्ट्स जो कि रेलेवेंट हैं। अब अक्सर लोग इसको अटेम्प्ट करते वक्त क्या करते हैं, पूरा फोकस कर देते हैं आर्टिकल 18 से ऑनवर्ड। 18 में हमने फैक्ट इन इशू के बारे में पढ़ा, 19 के अंदर वो लिस्ट है जो कि फैक्ट्स रेलेवेंट डिक्लेयर किए गए हैं, जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी कि प्रीवियस कंडक्ट है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, मोटिव है, प्रिपरेशन है, ये चीज़ें उसने क्या की, रेलेवेंट की। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने फैक्ट नहीं पूछे। कौन से पूछे हैं, प्रिंसिपल फैक्ट। जब ये प्रिंसिपल फैक्ट, वो पंखा बंद कर दो यार, जब उसने प्रिंसिपल फैक्ट पूछा है ना, तो प्रिंसिपल फैक्ट में इनफैक्ट वो आपसे क्या चीज़ पूछ रहा है, वो आपसे आर्टिकल 18 से लेकर आर्टिकल 69 तक जो प्रिंसिपल फैक्ट्स हैं, रेलेवेंसी ऑफ करेक्टर, रेलेवेंसी ऑफ, एंड पे करेक्टर आया ना, रेलेवेंसी ऑफ ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट, उसके बाद एंट्रीज इन रिकॉर्ड व्हेन रेलेवेंट, डाइंग डिक्लेरेशन व्हेन रेलेवेंट, एडमिशन एंड कन्फेशन व्हेन रेलेवेंट। तो बेसिकली अगर आप खोलें अभी अपना कानूनी शहादत ऑर्डर अगर आपके पास है, तो आप रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट खोलें और रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के चैप्टर के अंदर ज़रा आप खोलें, देखें आपको एक चीज़ नज़र आएगी। जब आप इसका रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट खोल लेते हैं ना, इसके कंटेंट खोलें, तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर देखिए आपको जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ ये सब फैक्ट्स हैं। एडमिशन एंड कन्फेशन व्हेन रेलेवेंट होगा, डाइंग डिक्लेरेशन व्हेन रेलेवेंट होगा, स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस व्हेन रेलेवेंट होगा, ये है प्रिंसिपल फैक्ट। तो इसका मतलब है आर्टिकल 18 से लेकर 69 तक उसने सारा आपसे क्या मांग लिया, उसका समरी मांग लिया कि आप बताएं कि कौन कौन से फैक्ट रेलेवेंट हैं और कौन से फैक्ट रेलेवेंट नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन एविडेंस इज ऑफन क्वाइट डेंजरस टू रिलाई ऑन, डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ कानून शहादत ऑर्डर। अब अगली बात, पूरी कोशिश आपने करनी है कि ऐसा सवाल आपने हरगिज़ अटैम्प्ट नहीं करना। आपके पास ऑप्शन है ना, क्या ऑप्शन है, इन 3 में से आपने क्या करना है, 2 सवाल अटैम्प्ट करने और 1 सवाल आप छोड़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ और सबसे पहली बेवकूफ़ी किसी भी पेपर के अंदर यही होती है कि जब आप गलत सवाल चूज़ कर लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन एविडेंस का, इसको अगर आप क्वेश्चन बनाने लगे तो जस्ट आर्टिकल 22 के अंदर एक सिंगल लाइन है जो कि इस आइडेंटिफिकेशन एविडेंस को रेलेवेंट करार देती है। आप जब भी इसको लिखेंगे, अपनी तरफ से क्वेश्चन फॉर्म अप करेंगे, इसमें रेलेवेंट प्रोविज़न कम से कम अट्रैक्ट होंगी। जिसमें रेलेवेंट प्रोविज़न कम अट्रैक्ट होगी वहाँ पे एग्जामिनर की मर्ज़ी है आपको नंबर दे या ना दे। जहाँ पे डायरेक्ट रेलेवेंट प्रोविज़न ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी वहाँ पर एग्जामिनर की चॉइस क्या हो जाएगी, कम, और मार्क्स वो आपको क्या देगा, ज़्यादा। अगर आप इसमें से कोई भी 2 सवाल अटैम्प्ट करें तो कोशिश करें कि आप कौन से 2 सवाल अटैम्प्ट करें पहले। अब नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं कि जनाब इसके बाद 19 में पेपर आया था। 19 में कौन कौन से सवाल आए हैं। 19 में पहला सवाल आया जनाब के आपके फैक्ट जो इररेलेवेंट होते हैं और बन जाते हैं रेलेवेंट, यानी कि बेसिकली क्या सवाल आ गया, प्ली ऑफ एलिबाई का आ गया। अब प्ली ऑफ एलिबाई उसने 2 चीज़ें बयान की हैं, आपने भी 2 चीज़ें बयान करनी। वो कह रहा है कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट, व्हाट फैक्ट्स आर रेलेवेंट इन सूट फॉर डैमेजेस व्हेन द क्वेश्चन इज़ वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन। आगे उसने खुद आपको 2 पॉइंट दे दिए कि एक तो ये बताएं सूट फॉर डैमेजेस, और व्हेन द क्वेश्चन इज़ वेदर अ पर्टिकुलर फैक्ट वाज डन। अब जब तक आप इसको इस तरह डैमेजेस के हवाले से और साथ साथ पर्टिकुलर फैक्ट के हवाले से डिस्कस नहीं करेंगे तब तक ये आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। अब क्या चीज़ पूछना वो क्या चाह रहा है, इनफैक्ट जो पर्टिकुलर फैक्ट की बात की है ना, ये तो होगी आपकी प्ली ऑफ एलिबाई, लेकिन जो उसने ये बात की है ये प्ली ऑफ एलिबाई नहीं है, बट ये वो केस है कि जिसमें इररेलेवेंट फैक्ट बिकम्स रेलेवेंट। पहले आपने इसमें बताएंगे कि फैक्ट क्या होता है। सबसे पहले जब भी कोई फैक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का जब भी सवाल वो पूछे, आपने फैक्ट की डेफिनेशन उसको बतानी है डेफिनेशन क्लास से। फैक्ट क्या है, एनीथिंग दैट में बी परसीव्ड बाय सेंसेस या एनी मेंटल कंडीशन, ये आपका क्या है, फैक्ट। फिर उसके बाद आप बताएंगे एक होता है फैक्ट इन इशू और एक होता है रेलेवेंट फैक्ट। और एज़ पर आर्टिकल 18 आप फैक्ट इन इशू को साबित करेंगे या रेलेवेंट फैक्ट को साबित करेंगे, किसी अदर फैक्ट को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया जनरल रूल ऑफ रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि देयर आर सर्टन सर्कमस्टांसेस वेयर इररेलेवेंट फैक्ट बिकम रेलेवेंट। तो सबसे पहली सूरत है पर्टिकुलर फैक्ट की सूरत में प्ली ऑफ एलिबाई आ जाएगा,
और ये इनफैक्ट वो आपको ले गया है रेलेवेंसी ऑफ करेक्टर में। जब हमने ये पढ़ा था एज अ जनरल रूल दैट इन सिविल केसेस द करेक्टर ऑफ इम्प्यून्ड आइदर गुड और बैड इज़ इररेलेवेंट। सिविल केसेस में करेक्टर क्या था? इररेलेवेंट। लेकिन अगर सिविल सूट फॉर डैमेजेस है तो डैमेजेस में क्या है? अगर डैमेजेस में किसी चोर को चोर कहेंगे तो उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी इज़्ज़तदार बंदे को चोर कहेंगे उस पर फ़र्क क्या पड़ेगा? ज़्यादा। तो वहाँ पर हमने जाकर पढ़ा रेलेवेंसी ऑफ करेक्टर के अंदर कि जब डैमेजेस का क्वेश्चन होगा सिविल सूट के अंदर तो आपका करेक्टर क्या हो जाएगा? रेलेवेंट। तो यही चीज़ उसने पूछी है कि जनरली आपका करेक्टर इन सिविल केसेस क्या है? इररेलेवेंट। अब इसमें अक्सर लोगों ने क्या किया था जब ये सवाल आया था, प्ली ऑफ एलिबाई लिख दिया। प्ली ऑफ एलिबाई आपने 10 नंबर का सवाल अटैम्प्ट किया है, 10 नंबर का सवाल आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया। उसने आपको 10 में से नंबर देने हैं 5 या 6। अगर आप आधे पेज पर भी किसी तरीके से ये पॉइंट लिख जाते कि जनाब जो जनरली सिविल केसेस में करेक्टर चाहे गुड हो या बैड हो वो इररेलेवेंट है, लेकिन जब सिविल केस हो आपके डैमेजेस का, जहाँ पर कोर्ट ने डेफामेशन के हवाले से या किसी भी और हवाले से कोई डैमेजेस कैलकुलेट करने हो तो वहाँ पर आपका करेक्टर क्या हो जाएगा? रेलेवेंट हो जाएगा। तब जाकर ये सवाल क्या हो जाता पूरा। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी आपको समझ आई कि यहाँ पर भी सवाल किसके बारे में आया है? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में आया है ना, और यहाँ पर भी सवाल किसके बारे में आ गया? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की अगर हम बात करें तो हमारे दोनों जो पेपर्स हैं उनमें अगर कोई चीज़ अभी तक रिपीट हुई है तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, एस्पेक्ट डिफरेंट है बट रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का सवाल आया ज़रूर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है जनाब के ऑन होम डज द बर्डन ऑफ प्रूफ। अब आ गया जी बर्डन ऑफ प्रूफ, दूसरा सवाल। ये पहला सवाल हो गया, दूसरा हो गया बर्डन ऑफ प्रूफ का क्वेश्चन हो गया, और तीसरा क्वेश्चन आपका है प्राइमरी एविडेंस। लेकिन इनफैक्ट उसने कहा आपको प्राइमरी एविडेंस का है, लेकिन जो इसमें अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उसने सवाल आपको दिया है आर्टिकल 76 का। कैसे कहा? उसने कहा जी कि प्राइमरी एविडेंस ये तो है जी रिक्वायर्ड एज अ रूल है, बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस है, बट दिस इज सब्जेक्ट टू 7 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। अब उसने कर दिया मेंशन है जी कि इसकी एक्सेप्शंस कितनी हैं? 7। आर्टिकल 76 की टोटल 7 एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। इस सवाल को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आपने बताना है कि एविडेंस क्या है। ये ओरल स्टेटमेंट की सूरत में हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट की सूरत में हो सकता है। फिर आपने बताना है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की कितनी काइंड्स हैं। ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकता है और ये क्या हो सकता है? सेकेंडरी। फिर आपने एक्सप्लेन करना व्हाट इज़ मेंट बाय प्राइमरी एविडेंस अंडर आर्टिकल 73। एवरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज़ अ प्राइमरी, उसकी बाकी डेफिनेशन। बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस का रूल है आर्टिकल 75 में, वो क्या कहता है कि प्राइमरी एविडेंस ही पेश होना चाहिए। आर्टिकल 74 ने सेकेंडरी को एक्सप्लेन किया, फिर आपने सेकेंडरी को एक्सप्लेन करना है कि जो कंपेयर्ड कापी है, सर्टिफाइड कापीज़ हैं, ये सब के सब जो आपकी कॉपीज़ जनरेटेड थ्रू द मैकेनिकल जो आपके मशीन्स हैं, ये सब के सब क्या होंगी? आपकी सेकेंडरी कापीज़। फिर 76 में चले जाएंगे कि 7 सिचुएशंस अब आपने उसको बतानी है कि कब सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा। कौन कौन सी 7 सिचुएशन में सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा? जब आप 76A की बात करेंगे कि व्हेन द प्राइमरी इज़ इन द पोजेशन ऑफ द एडवर्स, तो यहाँ पर रुक के आप आर्टिकल 77 को इसी के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि आर्टिकल 76 क्लॉज ए की सूरत में सेकेंडरी एविडेंस आप उस सूरत में देंगे जब आप एक एलेज करते हैं कि जी प्राइमरी इज़ इन द पोजेशन ऑफ द एडवर्स पार्टी, और आप उस एडवर्स पार्टी को आर्टिकल 77 के मुताबिक नोटिस दे चुके हूँ। अगर आप, मैं ये प्रिज्यूम करके भी कानूनी शहादत आर्डर हमने पढ़ना है, उसमें प्रिजम्पशंस हैं, और वो प्रिजम्पशंस क्या कहती हैं कि फैक्ट्स विच हैव नॉट बीन प्रूव्ड बट थॉट टू बी प्रूव्ड। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साबित कोई नहीं हुई होती बट हम फ़र्ज़ करते हैं कि ऐसा है। जैसे मैथ में हम हमेशा फ़र्ज़ करते थे कि कोई क्या है? एक्स। तो मैं एक प्रिजम्पशन के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, और वो प्रिजम्पशन ये है कि आप लोग छोले देकर नहीं आए, LLB पास करके आए हैं। तो अगर आपने LLB पास किया था तो आपने ज़रूर कानूनी शहादत आर्डर गलती से एक बार पढ़ा, और उसके बाद उससे बड़ी प्रिजम्पशन ये है कि मुझे ये लग रहा है कि आप लोग वाकई जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं, तो शायद आप लोग जो है वो कानूनी शहादत आर्डर गलती से थोड़ा सा आपने क्या किया होगा, एवं ही देख लिया होगा कि आपको ये पता हो कि जो आर्टिकल मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्या क्या है। मैं इस प्रिजम्पशन के साथ
आपको लिंक कर रहा हूँ, लेकिन आपके चेहरे के ऊपर बजे हुए 12, 13, 14 मुझे क्लियर कट बता रहे हैं कि सर जी सानू इंज दसो आर्टिकल 3 उनकी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो बेटा 1 साल का टाइम दे दीजिए, अगले साल पेपर आप दे दीजिए, हम आपको इस तरह पढ़ाएंगे आर्टिकल, उसकी क्लास, उसका एक एक लफ्ज़। और अगर वो नहीं है तो आपने ऐसे ही क्या करना है, गुजारा करना जिस तरह आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। या शर्म और हया अगर हो, वैसे है कोई नहीं, अगर हो, अगर गलती से, बाज़ का तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बंदों को अहम फील हो जाती है, अल्लाह करे आपको ये बात फ़ील हो जाए। और आप कल क्या करें कि जो आज जितना कानूनी शहादत आर्डर पड़ा होगा उससे अगला कानूनी शहादत आर्डर आप क्या करके आ जाएँ, एक बार सिर्फ 1 घंटा लगा कर रीड आउट। या अगर इतनी भी गैरत ना हो तो जब आप यहाँ पर 3 बजे बैठे होते हैं आकर, तो आप क्या करें, इसको एक बार किताब को खोल लें और 1 घंटे में अगर आप इसको पढ़ लें तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। लेकिन खैर है, कोई नहीं, अभी हम प्रिजम्पशंस पर ही चलते हैं। ये है जी 19 के सवाल। आ जाए जी 20 में कौन कौन से सवाल आए हुए हैं। 20 में जो आपका सवाल आया हुआ नंबर 1 पे, होस्टाइल विटनेस, आर्टिकल 150 आया जनाब। होस्टाइल विटनेस है आर्टिकल, ये था आर्टिकल 117 से ऑनवर्ड। और ये आपका यहाँ पर उसने 2 आर्टिकल टच किए, एक 24 को टच कर लिया और एक आर्टिकल उसने कहा 68 की तरफ चला गया। उसके बाद होस्टाइल विटनेस में आर्टिकल 150 की तरफ चला गया। और क्वेश्चन नंबर 2 है जी, टेक्नोलॉजी इन जुडिशल प्रोसीडिंग कैन यील्ड बेटर रिजल्ट्स, डिस्कस विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर इफ़ एनी। अब टेक्नोलॉजी बेहतरीन रिज़ल्ट यील्ड करती है। अब किसको पता होगा, जिसको पता होगा कि QSO के अंदर सबसे बड़ी अमेंडमेंट आई थी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस की सूरत में। अगर आप QSO कभी गलती से पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम जो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002, इसके तहत अमेंडमेंट नज़र आएंगी, 78A में भी नज़र आएंगी, और भी जहाँ पर सिग्नेचर की बात होगी। मैक्सिमम अमेंडमेंट्स अगर आप देखेंगे ना, आप तो कानून ऊपर से नहीं पूरा पढ़ते, अगर उसके आप फुट नोट पढ़ें तो वहाँ पर जो आपको कानून के साथ एक छोटा सा नंबर लगा हुआ होता है, उसके साथ एक नीचे बॉटम पे उसके आपके जो फुट नोट होता है उसकी सूरत में बताया गया होता है कि ये जो अमेंडमेंट है ये कब, क्या, क्यों, कैसे और किस तरह। तो जो लोग जज बनने वाले होते हैं उनको क्या, क्यों, कब, कैसे, किस तरह की अमेंडमेंट पता होती है और वो पेपर में इस चीज़ का हवाला देते हैं। ये वो रीज़न जो मैं आपको बार बार बता के थक गया हूँ कि जब आप ये पूछते हैं कि सर दिमाग ख़राब है, जुडिशरी तो रखते ही कोई नहीं, 8 बंदे रखते हैं, 8000 बंदे जाते हैं, वो कोई 8 ही होते हैं जो 4 लफ्ज़ पढ़ के जाते हैं, बाकी सारे आप जैसे होते हैं। तो लिहाजा वो 8 ही रखे जाएंगे जिनको कुछ पता होगा। किसी को शर्म आ तो नहीं रही थोड़ी बहुत? कोई नहीं, नो सर, ढीठ। एक होते हैं बेशर्म और एक होते हैं मुतमिन बेशर्म। हाँ, तो आप लोग किस लिस्ट में हैं? मुतमिन बेशर्म। अच्छा जी, कहता है कि जी इज़ इट अ वैलिड एक्सक्यूज़ फॉर अ विटनेस टू मेक व्हेन रिफ्यूजिंग टू आंसर अ क्वेश्चन दैट सच आंसर विल इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन। इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन है जनाब, आर्टिकल कौन सा आपका हो गया? आर्टिकल हो गया 15 हो गया। ये आपका 2020 का पेपर है। लास्ट पेपर जो 2022 में आया, इसमें देखिए कोई प्रोपोजिशंस नहीं दे रहा, इसमें कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं दे रहा, इसमें वो क्वेश्चन सिर्फ ऐसा दे रहा है कि जिसने कानूनी शहादत ऑर्डर का बेयर एक्ट अच्छे तरीके से पढ़ा है। मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं मल्टीपल सेक्शंस वाले, बड़े आराम से आप लिख सकते हैं अगर आपने पढ़ा हो तब। इसमें जनाब लास्ट पेपर जो हमारा, उसमें एक तो राइट है शार्ट नोट आ गया, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन और ऑफिशियल कम्युनिकेशन। उसने आसान कर दिया आपके लिए। कौन सा टॉपिक दिया उसने? प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का दे दिया। प्रिविलेज कम्युनिकेशन उसने दे दिया, आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक हो गया। दूसरा सवाल है जनाब, उसने कहा कि डिस्कस द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 144, 5, 6 और 8। ऑब्जेक्ट उसने पूछा 144, 145, 146 और 148। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये सारी वो प्रोविजंस हैं कि जहाँ पर आपको विदाउट एनी रीज़नेबल ग्राउंड क्वेश्चन पूछने से मना कर दिया गया कि कोई भी वकील किसी भी गवाह से विदाउट एनी रीज़नेबल ग्राउंड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है इनवायलेबिलिटी ऑफ द डिग्निटी ऑफ मैन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन थी कि आप किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते, किसी को अनाय नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इंसल्टिंग और अनाइंग क्वेश्चन पूछने से क्या कर दिया गया? मना कर दिया गया, शेल के साथ। और उसके बाद जो आपके स्कैंडलस और इंडिसेंट क्वेश्चंस हैं उनको मे के साथ, कि अगर सब्जेक्ट मैटर के साथ रिलेटेड है तो पूछे जा सकते हैं, वैसे आप नहीं पूछ सकते। और लास्ट है जनाब, द कोर्ट ऑफ लॉ शुड नॉट लीव देमसेल्व्स टू द मर्सी ऑफ द पार्टीज, द विटनेस आर द कौंसल बट आर रिक्वायर्ड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग।
ये आर्टिकल 161। वैसे हम आमतौर पर देखते हैं क्या है, आमतौर पर कि आप जब जस्टिस की देवी देखते हैं तो उसकी आंखों के ऊपर क्या है, पट्टी। पट्टी का मतलब ये होता है कि जज की अपनी कोई ओपिनियन नहीं होती, जज ने सिर्फ, उसके हाथ में तराजू है और आंखों पे पट्टी है। इसका मतलब ये है कि जज की अपनी ओपिनियन नहीं है, उसने एविडेंस को तोलना है, जिस पार्टी का एविडेंस भारी उसके हक में फैसला करना है। इवन कि जज की पर्सनल ऑब्जर्वेंस उसके उलट भी हो, फिर भी जज क्या करेगा, एविडेंस जो अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग फैसला करेगा। ये है इस स्टैचू ऑफ जस्टिस का बेसिक ऑब्जेक्ट और बेसिक इसकी इंटरप्रिटेशन। लेकिन आर्टिकल 161 कहता है जज साहब आंखों से पट्टी हटा दें और आप किसी भी पार्टी से किसी भी वक्त कोई भी सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। अब अगेन यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 161 एक छोटा सा आर्टिकल एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। या तो आप में ये थोड़ी सी स्किल हो कि जब एक सिंगल आर्टिकल आए उसके एक एक लफ्ज़ को वहाँ से उठाकर उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। जैसे इसमें है कि फ्रॉम एनी पार्टी एट एनी टाइम, इसकी दो हेडिंग बन सकती हैं कि कोर्ट किससे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे एज पर आर्टिकल 161 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर, कोर्ट हैज़ डिस्क्रिशनरी पावर टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनी पार्टी। अब उसको एक्सप्लेन करें, दिस पार्टी में भी प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, देयर विटनेसेस, इस तरह करके आप एक्सप्लेन करना अगर जानते हैं तो फिर तो है ठीक, नहीं तो अब आपके पास प्रिविलेज कम्युनिकेशन में भी उसने मल्टीपल आर्टिकल्स दे दिए हैं और ऑब्जेक्ट में भी मल्टीपल आर्टिकल्स दे दिए, तो आप इनको एक्सप्लेन करें ताकि आप, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना मैथ का क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, या यस या नो, या यस या नो में क्या है, अगर 144 सही लिखा तो यस, 5 में से 4 3 नंबर मिल गए, 144 गलत लिखा तो जवाब है नो। इसी तरह 145 सही लिखा, सही सिमत में थोड़ा लिखेंगे नंबर मिल जाएंगे, गलत सिमत में ज़्यादा लिखेंगे नंबर नहीं मिलेंगे। तो अब इससे एक चीज़ हमें अंदाज़ा हुई कि सिर्फ पहले पेपर के अलावा कुछ रिपीट हुआ, कुछ रिपीट हुआ नहीं हुआ ना। तो अब इसका मतलब है कि अब हमने तैयारी करनी है तो अब हमने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। अब हम देखते हैं कि इनसे हटकर अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं, वैसे तो मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दी है कि क्यूएसओ में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब आपने सब्जेक्ट ही कितने तैयार करने हैं, 2, तो 2 में ऑप्शन मत रखें, 2 में आप मुकम्मल फुल फ्लेज तैयारी करें। और उसका मेन ये है कि यहाँ से वो इंपॉर्टेंस किसी चीज़ को दे ही नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, वो हर बार जो है क्वेश्चंस को क्या कर रहा है, अपनी मर्जी से लेकर चल रहा है। अगर आ जाकर यहाँ पर कोई चीज़ रही है, एक तो अकम्पलिस को उसने नहीं कहीं पे छेड़ा, इस अरसे में उसने अकम्पलिस का जो क्वेश्चन है वो नहीं दिया, इंपॉर्टेंट तो है अकम्पलिस का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर अकम्पलिस का क्वेश्चन आया नहीं है। उसके बाद दूसरा, अगर हम देखें कि यहाँ पे प्रिजम्पशंस को उसने टच नहीं किया, जबकि प्रिजम्पशंस जो कानून शहादत ऑर्डर का जो आर्टिकल 90 से ऑनवर्ड स्टार्ट होती हैं उनकी काफ़ी अहमियत है, लेकिन यहाँ पर प्रिजम्पशंस और जेन्युइननेस उनके साथ उसने कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस रिलेट नहीं किया। फर्दर अगर आप देखें तो एग्जामिनेशन और लीडिंग क्वेश्चन का जो आपका मामला होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसने एग्जामिनेशन और लीडिंग क्वेश्चन को भी क्या नहीं किया, टच नहीं किया। और उसके बाद रिफ़्रेशमेंट, अगर हम आखिर पे बात कर लें तो एक उसने रिफ़्रेशमेंट ऑफ मेमोरी को टच नहीं किया, और आल दो उसने एक जगह पे टच तो किया लेकिन ज़्यादा टच नहीं किया मॉडर्न डिवाइसेस को। आजकल मॉडर्न डिवाइसेस का मामलात बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो आप इन 5 सवालों को सिर्फ प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, आप प्रायोरिटी दे सकते हैं तैयारी करते वक्त कि आप इन 5 क्वेश्चंस को प्रायोरिटी बेस पर ले लें। और बाकी जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक और भी चीज़ है कि एडमिशन कन्फेशन को भी उसने क्या किया है, काफ़ी अर्से से इग्नोर किया हुआ है एडमिशन कन्फेशन। अब थोड़ा सा इसको और बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि क्या, क्योंकि अभी कानून शहादत ऑर्डर के 2 सवाल आने, तो 2 के लिए 6 तो नहीं तैयार करेंगे ना, कम से कम इतनी आप जुडिशरी में अपने अंदर कैपेसिटी पैदा कर लें कि एक सवाल के लिए 5 सवाल आप अपने पास रखें, 5 में से 1 की रेशो रखें। तो इसका मतलब है कम से कम 10 सवाल इसमें से ऐसे हों जो आपको बेहतरीन तरीके से तैयार हों, ताकि उसमें से आप 2 सवाल पेपर में क्या कर सकें, अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। तो कुल मिलाकर अगर 25 सवाल भी हों तो पेपर वाली रात बड़े आराम से 12 घंटों में आप 25 सवाल को क्या कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए मज़ीद अगर हमने देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उठाना पड़ेगा इससे पिछले पेपर में, देखते हैं कि क्या ये चीज़ कहीं पे आई है या नहीं आई। अगर कोई चीज़ 15 से फ़ौरन पहले आई है तो इसका मतलब है कि हम इसको क्या कर देंगे, उसको थोड़ा सा और कम प्रायोरिटी पे ले जाएंगे और दूसरे की प्रायोरिटी ज़्यादा कर देंगे। अब 2015 के अगर हम पेपर देखें तो 2015 के पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें से आया है और कौन सा क्वेश्चन इसमें से नहीं आया। 15 के पेपर हैं किसी के पास, ये नहीं है, इधर 9 के हैं मेरे ख्याल, हैं 15 के। 15 के पेपर जनाब सिविल लॉ 1, 15 में क्योंकि सिलेबस भी वो ओल्ड था ना,
तब QS किस में शामिल था 15 में, किसी को याद है? उसमें था ओल्ड पैटर्न। ये जनाब क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, इलस्ट्रेट व्हाट प्रिकॉशंस कैन बी टेकन बाय अ मजिस्ट्रेट एट द टाइम ऑफ होल्डिंग आइडेंटिफिकेशन परेड, व्हाट आर द पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। अब आप देख लें कि पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट 2013 में आया है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के हवाले से कोई भी सवाल नहीं आया। उसके बाद आप ये बताएं कि जनाब मॉडर्न डिवाइसेस, ये भी कब आया हुआ? 2013 मॉडर्न डिवाइसेस भी आया हुआ है, और साथ आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी। और एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन भी कब आया हुआ है? 2013। तो अब जो अगले सवाल होंगे वो आप देखेंगे तो वो किसी और पिछले पेपर से उठा के उसने रिपीट कर दिए होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह हम जो क्वेश्चंस ये इनको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, होप्स हो कि ये प्रायोरिटी हमारी जो है इस पेपर के हवाले से। अब यहाँ पर कौन कौन सा क्वेश्चन है? अकम्पलिस का क्वेश्चन आया हुआ है जनाब, कब आया हुआ है अकम्पलिस का क्वेश्चन? 2006 में। आप अकम्पलिस के बारे में बताएं। उसके बाद है जनाब प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस और ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, ये 2006 के सवाल हैं। तो अब 6 क्वेश्चंस ये, उसके बाद इसमें 4 और ऐड कर लें। कौन कौन से 4 क्वेश्चन इसमें ऐड करें जनाब? इसमें आप ऐड करें, डॉक्यूमेंट्स ऐड करें, पब्लिक और प्राइवेट, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी आ चुका है उसको आप रहने दें। पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट ऐड करें। उसके बाद इसमें से जो एक वो क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि जो रूटीन से हट के होता है, रूटीन से हटने वाले में आप इसमें ऐड कर लें जनाब एक्सपर्ट ओपिनियन। 2006 में आया हुआ है, एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ भी आप आ जाए, एक्सपर्ट ओपिनियन ऐड कर लें। और 9th नंबर में जो सवाल बिल्कुल आए नहीं, फुल इग्नोर, कौन सा क्वेश्चन हुआ अभी तक आज तक जो कभी भी आया ना हो, वो आते नहीं है। वो उसको पता कि LLB का इतना फेमस क्वेश्चन है, वो कभी देते ही नहीं। अगर कंपिटेंसी देगा तो वो किसी इतने छोटे से पॉइंट पे देगा, और वो पॉइंट का होगा उसका कि फीमेल की कंपिटेंसी का जिक्र करें या किसी और, वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको अटैम्प्ट करने के लिए। एस्टॉपल का कंसेप्ट जो है वो नहीं आया। एस्टॉपल के साथ जो लास्ट पे रखे ना, वो जो रिपीट हो सकता है वो है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। ये 10 क्वेश्चन भी अगर आप वैसे चॉइस, मैंने आपको क्लियर कट बताया चॉइस इसमें नहीं है, बट अगर आप ये 10 क्वेश्चन, और इसमें प्रायोरिटी कैसे है, जो नंबर 1 पे है, अगर आपके पास बहुत शार्ट टाइम हो तो आप पहले 5 सवाल कर लें। जैसे जैसे टाइम आपके पास हो तो फिर आप 6ठे 7वें, ये नहीं कि 10वें से शुरू करें। सवाल नंबर कहाँ से शुरू करना है? पहले से। मोस्ट प्रोबेबली आपके जो 2 सवाल हैं वो कहाँ से कवर हो जाएंगे? इन 6 क्वेश्चन से आपके जो 2 सवाल हैं वो इंशाल्लाह इस पेपर की हद तक क्या हो जाएंगे? कवर अप हो जाएंगे। तो आपने ये कोशिश करने की इस तरीक़ाकार के मुताबिक तैयारी करें। अभी आपको एक शॉर्ट सा ओवरव्यू कानून शहादत ऑर्डर के जो सवाल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे हर सवाल के साथ मैंने कोशिश की है कि आपको ये बताऊँ कि पेपर में सवाल अटैम्प्ट कैसे करना है, लेकिन अभी पहले 69 आर्टिकल हम आज करते हैं और अगले जो है वो कल करेंगे। इसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि जो आपकी आर्टिकल की हेडिंग है वो आपके क्वेश्चन की हेडिंग होनी चाहिए। इसके सबसे बेस्ट अवेलेबल नोट्स वही हैं जो आपके बेयर एक्ट के नोट्स हैं। इससे बाहर हट के कोई भी नोट्स आपके इसके लिए नहीं है जनाब।